हेलो एवरीवन, आज हमारे यूपीएसआई 2021 के पी बाई क्यू की हिंदी की 7वीं क्लास है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा नहीं है। ऑप्शन दिया है मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, राम क्रिकेट खेलता है। अगर हम बात करें अकर्मक क्रिया की, तो देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, व्यास सम्मान पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है व्योमकेश दरवेश, बी में दिया है अनाम दास का पोथा, सी में दिया है कामायनी और डी में दिया है मधुशाला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, व्योमकेश दरवेश। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। ठीक है, उदय का विलोम पूछा है। ऑप्शन दिया है डूब, अप्रकट, परोक्ष या फिर अस्त। तो उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर वहीं हम बात करें कि प्रकट, जो अप्रकट दिया है ना, अप्रकट का विलोम क्या होता है, तो अप्रकट का विलोम प्रकट होता है। ठीक है, और हम बात करें परोक्ष, तो परोक्ष का जो विलोम होता है वो प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष, या फिर उसको अपरोक्ष भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। ठीक है, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। कहानी, निबंधकार, नाटककार या फिर महाकाव्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कहानी। अगर हम बात करें इनकी, तो देखिए, उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए, ठीक है, वर्ष 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। पूछा है सर्वनाम की मतलब परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है कि क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बिल्कुल गलत है। बी में कह रहा है विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये भी गलत है। सी में कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। और डी में कह रहा है क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। मतलब ऐसा छंद बताना है जिसमें 16 मात्राएं होती है। क्या चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, घनाक्षरी में होती हैं, दोहा में या फिर रोला में, किस में होती हैं। तो आपकी चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, और चौपाई हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें चौपाई की, जो चौपाई है ना, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कितने चरण, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। मतलब किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, त, ग, प या फिर च। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ग। देखिए, जो हमारे कंठीय वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, ये हमारे कंठ से इनका उच्चारण होता है। तो ये हमारे क्या है, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है। तो ग हमारा क्या है, कंठीय वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है शब्दों की आवृत्ति, ठीक है, इनमें से किस अलंकार में होती है। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। क्या यमक अलंकार में होती है, वक्रोक्ति अलंकार में होती है, अनुप्रास अलंकार में या फिर श्लेष अलंकार में। ठीक है, अगर हम बात करें श्लेष की, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि शब्दों की आवृत्ति, ठीक है, किस अलंकार में होती है। तो हमारे किस में होती है, वो होती है आपके अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो जहाँ शब्दों या फिर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के अगर आपसे भेद पूछे, तो अनुप्रास अलंकार के आपके 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। देखिए, एक होता है छेकानुप्रास अलंकार, एक होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, एक होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, एक होता है श्रुत्यानुप्रास और एक होता है लाटानुप्रास। कौन कौन से होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास अलंकार। तो ये हमारे अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
कह रहा है यथासंभव, ठीक है, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है। आपसे पूछा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। क्या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो इसमें हमारा होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए यथा हमारा क्या है यहाँ पे, यथा हमारा अव्यय है और अव्ययी भाव समास में अव्यय का ही प्रयोग होता है। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, तो यथा क्या हमारा है, अव्यय है। ठीक है, तो जिस समास के प्रथम पद अव्यय हो, मतलब जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव दिया है आपका, ठीक है, यथासंभव, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो होगा संभावना के अनुसार। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, ल जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है, प्रयत्न के आधार पर बताना है। क्या उच्छिप्त है, पार्श्विक है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन है। ठीक है, तो ये हमारी पार्श्विक ध्वनि है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके उच्छिप्त मतलब वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक होता है ड, ठीक है, एक होता है ऐसे ड, ठीक है, और एक होता है ढ ऐसे, तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वहीं हम बात करें प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण कौन से होते हैं, तो र को ही हम लोग प्रकंपित या तो लुंठित वर्ण कहते हैं। तो र क्या है, प्रकंपित या लुंठित वर्ण है, और उच्छिप्त व्यंजन पूछे तो ड और ढ होते हैं, और ल आपका क्या है, ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था इसका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण या निर्मल वर्मा। कौन है, तो हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, तो राहुल सांस्कृत्यायन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक है मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, सतमी के बच्चे, ठीक है, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, ये सब किनकी रचना है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी की हैं। कौन कौन सी, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, सतमी के बच्चे, वेलगा से गंगा, राहुल सांस्कृत्यायन की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए, यानी 12 से 14 तक जो प्रश्न दिए गए हैं ना, उनके जवाब हमें इस अनुच्छेद को पढ़ के ही देने हैं। अनुच्छेद में लिखा है कि निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन रस, ठीक है, सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की पुनरावृत्ति मात्र है। क्या है, पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। ठीक है, क्या है, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए, ठीक है, मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ में यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, ठीक है, खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूतों के टांकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पाँव, ठीक है, नंगे सर और पाँव धूल से लिपटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के, ठीक है, तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के, आगे दिया है, भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कहानी रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए, ध्यान दीजिए, कला रूपी धर्म की वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध में पलेंगे। शुद्धाचरण, ठीक है, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए इस गद्यांश को पढ़ के ही हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है।
ऑप्शन ए में दिया है कि मनुष्य का सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति छीड़ कर दी है, मनुष्य ने नवीन विषयों पर विचार करना बंद कर दिया है, मनुष्य ने जीवन कल्पनाएं करनी बंद कर दी हैं। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा कि श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति छीड़ कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया है वह नवीन कला कौशल संगीत से वंचित रह जाएगा, वह भौतिकता, ठीक है, भौतिकता के अधिक्य के कारण भावहीन हो जाएगा, वह भविष्य में कभी साहित्यिक प्रगति न कर पाएगा, वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा, जैसा कि गद्यांश में हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है। बहुत ज़्यादा सोचकर, निकम्मे रहकर, अत्यधिक कार्य करके, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जैसा दिया था ना निकम्मे रहकर। तो मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है, तो निकम्मे रहकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अब हमारे जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो 15 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध बताना हमको। ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपर्णखा या पृष्ठभूमि। हमसे क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। ठीक है, मतलब जो गलत है, जो सही नहीं है। तो देखिए जो पृष्ठभूमि है यह अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि फिर शुद्ध क्या होगा, तो इसका होता है आपका पृष्ठ, ठीक है, भूमि। क्या होता है, पृष्ठभूमि होता है। ठीक है, पृष्ठभूमि, किसको दूसरे कलर से लिखे ना, पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या होता है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। ठीक है, ये हमारा शुद्ध होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा है, नाक, धुरी, जनवा या जम्बुल। हमसे क्या पूछा है, तत्सम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, जो जम्बुल है नहीं, ये तत्सम शब्द है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि नाक जो है, तो नाक क्या है, एक तद्भव है। ठीक है, नाक है तद्भव, इसका तत्सम नासिका होता है। तो नाक का तत्सम क्या होता है, नासिका होता है। और धुरी जो है ये भी तद्भव है। तो धुरी का जो तत्सम होता है वो होता है धुली। क्या होता है, धुली। और जनवास जो है ये भी आपका तद्भव है। तो जनवास का होता है जन्यवास। क्या होता है, जन्यवास। ठीक है, और जामुन जो है वो भी तद्भव शब्द है। और जामुन का जो तत्सम होता है वो होता है जम्बुल। क्या होता है, जम्बुल। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 यार इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। आपसे पूछा है अग्नि का विलोम, क्या वायु होता है, घृत होता है, तेल या फिर जल। ठीक है, तो इसका होता है जल। अग्नि का विलोम क्या होता है, जल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि वायु का विलोम क्या होता है, तो वायु का विलोम निर्वात होता है। मतलब जहाँ पे वायु नहीं होती ना उसे हम निर्वात कहते हैं, वैक्यूम। ठीक है, तो वायु का विलोम निर्वात होता है। और आपसे अग्नि का पूछा था तो अग्नि का जल होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। क्या उन्हें सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं, विशेष्य कहते हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें तो विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और विशेष्य क्या कह रहा है, हमारा जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वही विशेष्य होते हैं। तो कह रहा है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन दिया है हिंदी नवजीवन, हंस, देश या फिर भारत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, हिंदी नवजीवन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, अगर इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है। वीरांगना का पुल्लिंग पूछा है, क्या वीरांगन, वीरता, वीर या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो वीरांगना का जो आपसे पुल्लिंग होता है ना, वीरांगना का पुल्लिंग हमेशा वीर होता है। क्या होता है? वीर। वीर तो पुल्लिंग हो गया और वीरांगना स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो पूछे कि वीर का स्त्रीलिंग तो वीरांगना, और वीरांगना का पुल्लिंग पूछे तो वीर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? क्या 14 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, या फिर हमेशा के लिए? ठीक है, तो आपका दिया गया था 15 वर्षों तक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी का प्रयोग है ना, वो 15 वर्षों तक के लिए करने के लिए मतलब कहा गया था या दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 पे ना। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? पूछा आपसे क्रमवाचक। देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था, ठीक है, इसके बारे में। तो क्रमवाचक विशेषण का पूछा है तो 3, चौगुना, 2 या फिर दूसरा। तो क्रमवाचक में क्या आता है आपका? ठीक है, तो इसमें जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हमारे क्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या होगा? दूसरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम होता है। ठीक है, तो ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अच्छा, अब हम बात करें जैसे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, तो 2, 3, 4, 5 ये क्या एक गणना को बताते हैं। ठीक है, तो ये गणनावाचक विशेषण होते हैं। लेकिन अगर देखिए दिया है चौगुना, तिगुना, दोगुना, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे एक आवृत्ति को बताते हैं ना, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है, शोक, भय, रति या फिर हास। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है रति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें करुण रस की तो इसका स्थायी भाव शोक होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या फिर आधा गांव। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा चंद्रकांता, चूँकि सभी ने देखी है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर हमला न किया गया हो। ठीक है, क्या अनाक्रांत कहते हैं, आक्रामक, आक्रांता या अयोध्या? ठीक है, क्या कहते हैं उसको? तो होगा हमारा अनाक्रांत। ठीक है, यानी जिस पर हमला न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा इनमें से किसके, ठीक है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? जैसा कि हमने जो वर्णमाला की क्लास थी तो हमने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं ना वो स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, और स्वर जो होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होगा? तो क्या स्वरों के, अनुस्वार के, उपसर्ग या विसर्ग के? तो होगा स्वरों के बिना, यानी स्वरों के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है, आश्चर्य, इलायची, उल्लास या फिर अग्नि। तो इलायची, इलायची क्या हमारा है? तद्भव शब्द है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें कि इलायची का जो मतलब तत्सम क्या होगा, तो इलायची तो हमारा तद्भव हो गया। तो इलायची का जो तत्सम होता है वो होता है एला। क्या होता है? एला। और अचरज जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम आश्चर्य होता है। और आग जो है ये भी तद्भव है, और आग का तत्सम अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का ए में कह रहा है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, बी में कह रहा है पुस्तक किससे मंगवाऊं, ठीक है, कुछ काम करो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मतलब बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो दिया है ना, पुस्तक किससे मंगवाऊं, एक प्रश्न की बात हो रही थी, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची पूछा है, क्या अनल है, पंचसर है, पुष्प है या फिर पंकज है? ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज। ठीक है, पंकज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, आगे हम बात कर लें कि कमल के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। देखिए, एक होता है जलज, नलिन, राजीव, अरविंद, उत्पल और सरोज, ये हमारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है। एक वचन पूछा है। अध्यापक गण यहाँ बैठे, गण आ गया तो बहुवचन लग गया यहाँ पे, ठीक है। महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए, ठीक है। भय से उसके तो प्राण ही गए, और हमसे पूछा है एक वचन वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कल बहुत वर्षा हुई थी। क्योंकि देखिए, महात्मा बुद्ध महान थे, अब ये आदर सूचक शब्द है ना, महा मतलब आदरणीय व्यक्ति हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में जाएंगे, ठीक है। तो कल बहुत वर्षा हुई, ये हमारा एक वचन हो गया यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इसमें यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं। ऑप्शन दिया है प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है वो, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखिए एक है जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, सैरंद्री, ये सब किन की हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। कौन कौन सी, जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और सैरंद्री, ठीक है, सैरंद्री। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, ठीक है। नहीं ऐसे दिया, जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, क्या उसे अज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, या कृतकार्य कहते हैं, या फिर कृतघ्न कहते हैं। तो जो किए गए उपकारों को मानता है ना, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ का विलोम पूछे तो कृतघ्न होता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो कृतघ्न होगा, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम पूछा है, रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़ या फिर अनावृष्टि। तो हमसे विलोम पूछा है ना किसका, अतिवृष्टि का। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, क्या होता है, अनावृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछे आर्द्र का विलोम तो शुष्क होता है, और रेगिस्तान का नखलिस्तान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगिस्तान का क्या होता है, नखलिस्तान विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। हिंदी या फिर संस्कृत का उपसर्ग पूछा है, कौन सा है, बे, हम, बिल, परा, कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, परा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, जो परा है ना, हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे पराजय, ठीक है, परा से बना सकते हैं ना पराजय, फिर परा से बना सकते हैं पराक्रम इत्यादि, ये सब हमारे हिंदी या फिर संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। और बे, बिल, हम, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। जो बे, बिल और हम दिया है ना, ये अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कारण निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है, आपको सही शब्द बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, यानी ये दुग्धोज्वल, ठीक है, यानी ऐसे हमारा बिल्कुल सही लिखा गया, दुग्धोज्वल। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी मतलब जिस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। खुशी, कबूतर, वस्त्र या फिर पानी, ठीक है। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, खुशी, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था कि कौन सा आनंद का अनेकार्थी है। आनंद का अनेकार्थी मतलब जिसके ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आनंद, अगर हम बात करें कि आनंद के और कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं, देखिए एक होता है, ठीक है, मदिरा, शिव, ठीक है, फिर एक छंद, ये क्या है, ये आनंद के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इनमें से 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन है, ठीक है। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, सरप्पा, ठीक है, सबरप्पा, फिर डोम्बिप्पा, सरहप्पा या लुइप्पा, कौन है इनमें से। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सरहप्पा, ठीक है। अगर हम बात करें तो सरहप्पा की, तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है। और सरहप्पा के अन्य नाम पूछे, ठीक है, तो होगा आपका सरोज वज्र और सौरोरुद्रवज्र, ठीक है, ये हमारे सरहप्पा के अन्य नाम हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है। रश्मिरथी, ठीक है, क्या राम के, कृष्ण जी के, कर्ण के या फिर अर्जुन के। तो ये होगा बिल्कुल सी इसका सही जवाब, यानी कि कर्ण के। तो रश्मिरथी जो है किसके जीवन पर केंद्रित कृति है, तो कर्ण के जीवन पर केंद्रित कृति है, ठीक है। अगर हम बात करें रश्मिरथी की, तो रश्मिरथी हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य है। क्या है ये, खंड काव्य है, ठीक है। इसमें जो है ना कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है।
किसमें, रश्मि रथी में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग, अब देखिए इसको हम 3-4 बार बता दिए, तीसरा चौथे प्रैक्टिस सेट में बताए हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों शब्दांश होते हैं। जो प्रत्यय होता है ये शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग जो होता है उस शब्द के पहले जुड़ता है। और हमसे पूछा है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, क्या शब्द के पहले, नहीं, वहाँ पे तो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। बी में कह रहा है शब्द के बाद, हाँ बिल्कुल। सी में कह रहा है शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है कि शब्दों के बाद। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, शब्दों के बाद में करते हैं, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है मुल्ला दाऊद कृत, ठीक है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा कि भाषा इनमें से कौन सी है, क्या ब्रज भाषा है, अवधी है, अपभ्रंश है या फिर राजस्थानी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अवधी, ठीक है।